a lot of pre-recognition offered by the IRS. सीए का लाइसेंस भी था अलग। सो हाय एवरीवन, आज हम शुरू करने वाले हैं अपना सब यूनिट 2 यूनिट 1 का इंडिविजुअल टैक्सेशन पढ़ रहे हैं पार्ट 1। और सब यूनिट 2 बात करता है फाइलिंग स्टेटस के बारे में। अबे फाइलिंग स्टेटस क्या होता है? एक फाइलिंग स्टेटस पे डिपेंड करता है कि जो इंडिविजुअल अपनी आईटीआर बना रहा है ना, मतलब 1040 जो अपना बना रहा है, उसको उस पर कितनी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी, ज्यादा मिलेगी कम मिलेगी। यूएस में लोगों के फाइलिंग स्टेटस के हिसाब से उनको उन्होंने डिफरेंट वर्गों में बांट दिया, आप ये मान लो। और उन्होंने जो अलग अलग फाइलिंग स्टेटस बनाए कि आप इस स्टेटस को लेकर रिटर्न को फाइल कर सकते हैं और उसी हिसाब से आपको टैक्स में बेनिफिट्स भी मिलेंगे। बिल्कुल कॉमन जो एक फाइलिंग स्टेटस है वो है सिंगल, और इनको भी हम इन डिटेल समझेंगे, पर पहले देख लेते हैं कौन कौन से फाइलिंग स्टेटस होते हैं। दूसरा है मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली। तीसरा है मैरिड फाइलिंग सेपरेटली। चौथा है क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस। योर फिफ्थ इज हेड ऑफ द हाउस होल्ड। अगर हम सबको एक एक करके पढ़ें, सिंगल से तो सामने समझ आ रहा है, मतलब आप रिटर्न अपने आईटीआर जो फाइल करेंगे बना के, वो आप उसमें सिंगल इसलिए लेंगे क्योंकि आपकी शादी नहीं हुई है लीगली। आईआरएस नहीं मानता कि आपकी शादी हुई है। बेशक आप किसी के साथ बात के करके बैठे हुए, बट लीगली ऑन पेपर्स आप शादी नहीं हुई है आईआरएस के हिसाब से, तो आपको सिंगल लेना पड़ेगा। अब अगर मैं बात करूं मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली, नाम से ही दिखा रहा है, मतलब ज्वाइंटली का मतलब क्या है कि दोनों साथ मिलकर रिटर्न बनाएंगे, दोनों शादीशुदा है। मैरिड का मतलब, ये मैरिड मतलब लीगली आईआरएस की नजरों के सामने आप मैरिड हैं, तो आप मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली बना लेंगे। और हमेशा आपको याद रखना है, हमेशा आईआरएस ना मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली को ही प्रमोट करता है। क्यों? क्योंकि जब आप शादीशुदा होते हैं, वो चाहता है कि आप दोनों साथ मिलकर रिटर्न बनाए, ताकि वो आप दोनों को, आपके पूरे हाउस होल्ड को एक यूनिट माने, एक फाइनेंस यूनिट माने। उससे एज अ फैमिली आईआरएस को आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में अच्छे से पता चलता है। तो आपको ये दिमाग में रखना है, मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली को आईआरएस प्रमोट करता है ज्यादा। उसके बाद मैरिड फाइलिंग सेपरेटली, मतलब अगर आप शादीशुदा भी हैं, स्टिल आप अलग अलग रिटर्न फाइल कर रहे हैं। मतलब दो इंडिविजुअल्स हैं, दे आर मैरिड ऑन पेपर्स, बट स्टिल ये अपना खुद का आईटीआर बनाता है, ये अपनी खुद की आईटीआर बनाती है मिसेस, और इनको आईआरएस को ये अलग आईटीआर बेचता है, ये अलग आईटीआर बेचती है। और इसमें जो स्टेटस लेते हैं वो कौन सा लेते हैं? मैरिड फाइलिंग सेपरेटली। और आईआरएस इसको इतना प्रमोट नहीं करता, वो आपको आगे देखने को पता चलेगा क्यों। देन उसके बाद क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस, जो हमारा फोर्थ स्टेटस। सर्वाइविंग स्पाउस मतलब एक स्पाउस जिंदा रहेगी और विद इन द ईयर एक स्पाउस की शायद डेथ होगी और उसको एक स्टेटस अलग से दिया जा रहा है, जिसको बोला जा रहा है क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस। और हमारा फिफ्थ स्टेटस जो है, दैट इज हेड ऑफ द हाउस होल्ड। मतलब एक इंसान पूरा घर चला रहा है, 50% से ज्यादा कॉस्ट बेयर कर रहा है पूरे घर की, और अकेला ही वो रहता है, उसका कोई स्पाउस नहीं है या स्पाउस से दूर है, वो खुद घर चला रहा है, उसको आईआरएस भी सपोर्ट करता है ऐसे इंसान। मतलब आपने यहां पे नोटिस किया होगा कि अलग अलग लोगों को उनके स्टेटस के हिसाब से बांट दिया यूएस में, और उसी हिसाब से उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन दी जाएगी, और उसी हिसाब से उनपे फिर टैक्स रेट भी लगेगा। क्योंकि अगर कोई मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली लेगा, तो मतलब उसकी स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर ज्यादा है ना, इनकम दोनों ने क्लब कर ली अपनी, जितनी एक अगर मिस्टर जी 50,000 रुपए डॉलर की फॉर्म लगा लो, $50,000 कमाते थे, मिसेस $60,000 कमाती थी साल का, तो दोनों ने अपनी इनकम को प्लस किया और साथ में मिलकर एक स्टैंडर्ड डिडक्शन ले ली, जिसका अमाउंट आगे पढ़ेंगे, और उस हिसाब से उनका टैक्स कम आया। रादर देन जितना वो कंपेयर करें, अगर हम करें सिंगल करके करते दोनों अलग अलग करके, तो ज्यादा टैक्स भरना पड़ता। तो इसलिए इनका टैक्स कम क्यों आ रहा है? क्योंकि टैक्स रेट कम आ रहा है, जिसपे वो कम स्लैब पे टैक्स पे कर रहे हैं। तो मतलब देखो, फाइलिंग स्टेटस से हमें ये समझ आ गया कि अगर हम फाइलिंग स्टेटस उस हिसाब से लेते हैं जिसके लिए हम एलिजिबल हैं, तो हमारा शायद से टैक्स रेट हम पे कम लगने का चांस बनता है, और साथ में हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन भी अलग मिलती है। तो ये था ओवरव्यू। अब हमने हर फाइलिंग स्टेटस को अलग अलग पढ़ना है। इसमें से जो हेड ऑफ द हाउस होल्ड है,
ये मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा क्योंकि इन डिटेल हमें पढ़ना पड़ेगा, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो ऐसे कवर नहीं होती, मैं आपको इसको एक्स्ट्रा भी पढ़ाना चाहता हूँ थोड़ा, ठीक है। तो बाकी हम सारे इस सेशन में ही कोशिश करेंगे कवर करने की। अब चलते हैं हमारे नोट्स पे। फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स हो गया है। तो अगर आप फाइलिंग स्टेटस पढ़ेंगे तो उसने क्या चीज लिखी है, थोड़ी सी अगर रीडिंग कर लें हम इसकी। उसने यही लिखा है कि योर फाइलिंग स्टेटस डिटरमिन्स द स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड द टैक्स रेट यू यूज। ये हमने बोला कि अलग अलग स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी और उस हिसाब से टैक्स रेट भी कम ज्यादा बनेगा। इट्स यूजली बेस्ड ऑन योर मार्टियल स्टेटस ऑन December 31 ऑफ द टैक्स ईयर। अब लेट सपोज, ये बिल्कुल ये चीज आपको देखनी पड़ेगी थोड़ी सी, इतनी ट्रिकी नहीं है बट स्टिल। ये ए बी की शादी हो चुकी है, लीगली मैरिड है, बट 30 दिसंबर को इनका डाइवोर्स हो जाता है। और 31 दिसंबर को, क्या ये अब लीगली मैरिड है? नहीं, क्योंकि 30 दिसंबर को ये डिवोर्स का ऑर्डर आ गया, फाइनलाइज हो गया। 30 दिसंबर को ये दोनों अलग हो चुके हैं, 31 को। तो इनको उस पूरे साल के लिए शादीशुदा नहीं माना जाएगा आईआरएस के। आप तब मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली नहीं ले पाए। तो आपके मार्टियल स्टेटस पे डिपेंड करता है कि 31 दिसंबर को आप शादीशुदा थे कि नहीं थे, या उसके पहले अलग हो चुके हैं। अगर लीगली 31 दिसंबर को शादीशुदा थे तो पूरे साल के लिए मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली मिल जाएगा। तो मेन स्टेटस हमने ये सारे डिस्कस कर लिए, अभी यही मेन स्टेटस है। और यहां से तुम लगा लो 3 क्वेश्चन तुम्हारे बन सकते हैं इस पीरियड से। अब थोड़ा सा लॉजिकल पोर्शन शुरू हो रहा है आगे। पहला वो कह रहा है मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली। यू कैन चूज मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली इफ यू आर लीगली मैरिड एंड बोथ स्पाउसेस एग्री टू फाइल टुगेदर। कुछ उसमें उल्टा सीधा तो नहीं लिखा, उसने बोला आप दोनों मिलकर चूज कर सकते हैं, मियां बीवी, हस्बैंड वाइफ, कि आप दोनों लीगली मैरिड हैं और आप दोनों साथ में रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। मतलब रिटर्न फाइल करने का साथ मतलब दोनों का एक ही रिटर्न बन रहा है जिसमें इनकम डिडक्शन सब कुछ क्लब हो रहा है। बट जब ये लीगली मैरिड लिख रहे हैं ना, तो आपको इन चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि अनलमेंट भी होता है वहां पे यूएस, मतलब फेक मैरिज, फर्जी मैरिजेस भी चलती है, वो नहीं होना चाहिए। लीगली आप मैरिड होने चाहिए। यू विल कंबाइन योर इनकम डिडक्शंस एंड क्रेडिट्स। ठीक है, मतलब दोनों मिलकर अपनी इनकम्स को क्लब करोगे, दोनों अपनी डिडक्शंस को क्लब करोगे और दोनों अपने क्रेडिट्स को क्लब करोगे, उस हिसाब से एक रिटर्न बना लोगे। यू कैन स्टिल फाइल ज्वाइंटली इवन इफ वन स्पाउस हैड नो इनकम। उसका कहने का क्या मतलब है? ये रोहन है, ये सिया है। रोहन के तो दो इनकम सोर्स हैं, एक वेजेस भी है, एक फ्रीलांसिंग इनकम भी है। यहां से $50,000, यहां से $2,000। और सिया की इनकम है भाई 0। वो कह रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर एक स्पाउस की 0 भी है, स्टिल आप एक रिटर्न फाइल कर लीजिए और मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली बना लीजिए, जिसके हिसाब से मुझे फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली वाली ही मिलेगी, राइट। तो मेरे लिए ज्यादा फायदेमंद है स्टैंडर्ड डिडक्शन मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली बनाना। मैं सिंगल क्यों बनाऊं या मैरिड फाइल सेपरेट क्यों बनाऊं, जब इतना बड़ा कोर्ट ने खुद ही बता, आईआरएस ने खुद ही बता रखा है, इतना बड़ा टैक्स लूपहोल है ना, क्योंकि वो प्रमोट करना चाहते हैं इसको। देन उसके बाद वो कह रहा है कब आप शादीशुदा माने जाएंगे हमारी नजरों में, आईआरएस के परस्पेक्टिव से, व्हेन यू आर मैरिड। भाई मैंने, अगर मैं नॉर्मली बोलूं मैंने उस XYZ इंसान से शादी कर रखी है, हाँ कर रखी है, बट आईआरएस मानता है कि नहीं मानता है? तो ये वही चीज बोल रहे हैं कि आईआरएस मानता है कि नहीं मानता है। पहले तो हमने उन्होंने बोल दिया कि December 31 की हमने लाइन पढ़ ली कि लास्ट डे पे ईयर के तो तुम लीगली मैरिड होने ही चाहिए, और या तो लीगली मैरिड और लिविंग टुगेदर। अगर तुम साथ में रहना भी जरूरी है और लीगली मैरिड भी हो, कोई इसमें अजीब बात नहीं बोली, बिल्कुल सीधी बात बोली, पर इसमें एक एक्सेप्शन आ सकती है। लीगली मैरिड तो हो बट लिविंग अपाउट विदाउट अ फाइनलाइज डिवोर्स और सेपरेट मेंटेनेंस एग्रीमेंट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें अलग रहना पड़ रहा है, क्या बता रहा, तुम्हारी जॉब पोस्टिंग अलग अलग है, बट तुम हंसी खुशी रहते हो, कोई तुम्हारा डाइवोर्स डिक्री नहीं चल रहा, मतलब अभी तुम्हारा कोई ऑनगोइंग प्रोसेस नहीं चल रहा डाइवोर्स का कोर्ट में, या सेपरेट मेंटेनेंस एग्रीमेंट भी नहीं हुआ है, अभी कोई ऐसा प्रोसेस नहीं चल रहा जिसमें एक दूसरे को एलिमनी देना पड़ रहा है या चाइल्ड सपोर्ट देना पड़ रहा है, कोई ऐसा प्रोसेस नहीं चल रहा, तो आप हमारे लिए मैरिड ही हो, कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आप अलग भी रहते हो। तो मतलब उसने जो पहली डेफिनेशन दी उसका नीचे एक्सेप्शन दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेपरेटेड अंडर अ डाइवोर्स डिग्री दैट इज नॉट इट फाइनल। फिर उसने एक और एक्सेप्शन दे दी कि डाइवोर्स डिक्री चल रहा है बट अभी कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं आया है, जब तक उसका फाइनल डिसीजन नहीं आता हम आपको मैरिज, हम मान रहे हैं कि आपकी मैरिज हुई हुई है।
अब लेट सपोज अगर कोर्ट का डिसीजन दिसंबर में 21 को आ जाए और फाइनल हो जाए, तो उस साल फिर वो नहीं ले पाएंगे मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली। बेशक उनका प्रोसेस कब से चल रहा है, पर कोर्ट ने अपने फाइनल सुनवाई नहीं दी है। तो तब तक जब तक नहीं देगा कोर्ट सुनवाई, वो आईआरएस उनको मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली की कैटेगरी में एलिजिबल बना के रखेगा। एग्जाम्पल के तौर पे वो कह रहे हैं रवि एंड मीरा लिव अपार्ट बट हैवंट फाइनलाइज्ड देयर डाइवोर्स बाय 31, दे कैन स्टिल फाइल अ जॉइंट रिटर्न इफ बोथ एग्री। दोनों चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब ये स्पेशल नोट्स मैंने डाल रखे हैं जहां से आपको आईआरएस चेक कर सकता है एग्जाम में। तो एक एक चीज हमें पढ़नी पड़ेगी। इफ अ स्पाउस डाइज, फाइलिंग स्टेटस इज बेस्ड ऑन marital status as death unless the surviving spouse remarries before the year end। इसको थोड़ा समझते हैं। सेम एग्जांपल ले रहा हूं मैं रोहन की और सिया की, ठीक है। अच्छा खासा खुशी के साथ ये दोनों अपना जीवन काट रहे थे, दोनों हंसी खुशी अपनी मैरिज को एंजॉय कर रहे थे। बीच में रोहन के साथ कुछ गड़बड़ होगी एंड रोहन को जाना पड़ा, रोहन की डेथ हो गई। अब ये जो सिया है, ये दोनों तो पहले एलिजिबल थे मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली के लिए। तो रोहन तो जुलाई में चल बसा, जुलाई 31 को चल बसा। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, टैक्स सिचुएशन है। तो अब सिया क्या करे? क्या सिया मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली फाइल करे अभी भी? आईआरएस बोलता है यस, अब तुम ये पूरे साल का रिटर्न जो बनाओगे, जितनी भी उसने इनकम कमा ली अपनी लाइफ टाइम में, उसको क्लब करके सिया ने अब जितनी कमाई दोनों डिडक्शन लेके उस साल के लिए 2024 के लिए तुम बना सकते हो मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली। बट यहां पे उन्होंने एक एक्सेप्शन दे दी। एक्सेप्शन क्या है? अगर ये जो सिया है ना, ये इस साल इसकी री मैरिज नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या पता सिया ने एक इंसान ढूंढा, किसी को और डेट करने लगी, ठीक है, लालो वासु को डेट करने लग गई। अब इसमें हंसना मत, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। और मेरे से इसकी शादी होगी सिया की उसी साल में, तो इस साल में अब उसको मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली नहीं मिल सकता इस पति के साथ। अब वो अपने नए पति के साथ रिटर्न बनाए, उसके साथ ही मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली फाइल करेगा, आईआरएस ये है। और ये जो रोहन चले गया, इसकी इनकम का हम देख लेंगे, इसका एक फाइनल आईटीआर बनता है। जब किसी की डेथ हो जाती है, हम वहां पे सारी रिपोर्टिंग करवाएंगे, वो हमने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना। तो शादी अगर करोगे तो रीमैरिज करोगे तो नहीं मिलेगा मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली, बस उन्होंने यही लिखा था उस लाइन में, ठीक है। पढ़ सकते हो, इफ स्पाउस डाइज फाइलिंग स्टेटस इज बेस्ड ऑन द marital status एट द डेथ अनलेस द सर्वाइविंग स्पाउस रीमैरिज बिफोर द ईयर एंड। You cannot file jointly if one spouse was non-resident alien at any point unless you both choose to be taxed on the worldwide income। ये हमें पता है। क्या पता उस जो मैंने पीछे एग्जांपल दी, ओहो, क्या पता इस केस में अभी लगा लो ऊपर ये दोनों जिंदा है, सिया, यार अभी ये प्रॉब्लम देगा, सिया एनआर है, ठीक है, नॉन रेजिडेंट है, और रोहन से इसकी शादी हो गई है। और हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, अगर आप दोनों मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली तब फाइल कर सकते हो। पहले तो वो कह रहा अलाउड नहीं है मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली करना, अगर एक नॉन रेजिडेंट और एक रेजिडेंट है या सिटीजन। अगर करते हो मिलकर फाइल, तो पहले ये ट्रीट करो कि दोनों वर्ल्ड वाइड इनकम पे टैक्स हो। मतलब सिया को भी वर्ल्ड वाइड इनकम पे देना पड़ेगा, फिर जाके उसको एलिजिबल कर देंगे। हम लास्ट उसमें भी पढ़ के आए, बस उन्होंने यहाँ पे इसका मेथड चेंज किया, स्टाइल चेंज किया, लिखने बात वही कह रहे हैं। उसके बाद क्या कह रहा है वो, इफ वन स्पाउस फाइल सेपरेटली द अदर यूजली मस्ट एज वेल अनलेस दे क्वालिफाई फॉर हेड ऑफ द हाउस। अगर रोहन ने यहां पे बोला, ठीक है, फिर से एग्जांपल नए से शुरू कर रहे हैं। रोहन बोल रहा है कि मैं तो मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली फाइल करूंगा, क्या करूंगा, मैरिड सॉरी सेपरेटली, मेरे को अलग रिटर्न बनाना है, मैं आपके साथ अपने फाइनेंसेस नहीं डिस्क्लोज करना चाहता, मैं अपना अलग से टैक्स पे करूंगा, मेरा देखो इतना इतना क्रेडिट भी बनता है, अगर मैं इंडिविजुअली करूं तो मैं वही चाहता हूं। तो सिया को भी मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली ही फाइल करना पड़ेगा उस केस में, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब सिया ये नहीं कर सकती इस टाइम पे जिंदा रहते हुए किसी और के साथ मैरिज करके उसके मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली करने का जरूरत नहीं, वो अलाउड नहीं। अगर रोहन ने बोल दिया तो मैरिड फाइलिंग सेपरेटली करना पड़ेगा। एक एक्सेप्शन और है, बट हेड ऑफ द हाउस होल्ड सिया कर सकती है अगर उसका एक हस्बैंड मैरिड फाइलिंग सेपरेटली या वाइफ मैरिड फाइलिंग सेपरेटली फाइल कर रही है,
हेड ऑफ द हाउस होल्ड वो बोल रहा है कर सकती है। उसको क्या प्रॉब्लम हो गई है? ठीक है, तो हमने इसमें क्या एक्सेप्शन याद रखनी है कि हेड ऑफ द हाउस होल्ड फाइल कर सकती है, बट उसके अलावा कोई और स्टेटस नहीं मिलेगा। अब क्यों कर सकती है ये सब आगे लॉजिक है जब हेड ऑफ द हाउस होल्ड का आगे आएगा। उसके बाद उसने एक पॉइंट क्या लिखा, वंस अ जॉइंट रिटर्न इज फाइल्ड एंड द ड्यू डेट पासिस यू कैन नॉट चेंज इट टू सेपरेट रिटर्न्स। 15 अप्रैल को ड्यू डेट थी हमें पता है, ठीक है, 15 अप्रैल को ड्यू डेट थी दोनों की रिटर्न फाइल करने की। ड्यू डेट पास हो गई, अब वो चाहते हैं कि हम अपना सेपरेट बनाते हैं शायद यार, तो हमें ज्यादा फायदा होता है रिटर्न बनाने का, हमने गलती कर दी मैरिट फाइलिंग ज्वाइंटली में, तो आईआरएस वो अलाउ नहीं करता। एक बार ड्यू डेट निकल गई और मैरिट फाइलिंग रिटर्न, लेट सपोज उन्होंने 13 अप्रैल को फाइल कर दिया था मैरिट फाइलिंग ज्वाइंटली स्टेटस लेके, अब वो चेंज नहीं कर सकते अगर उनको बाद में रियलाइज होता है हमने तो गलती कर दी। बट सेपरेट रिटर्न्स के लिए उन्होंने क्या बोला है कि अगर आपने सेपरेट रिटर्न फाइल किए हैं ना, तो आप उनको ड्यू डेट पास होने के बाद भी अमेंड कर सकते हो। देखो यहां से सामने दिख गया है, प्रमोट कर रहे हैं फिर मैरिट फाइलिंग ज्वाइंटली स्टेटस, तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। तो अब हमें पर्पस समझ आ रहा है। वो कह रहा है मेरिट फाइलिंग ज्वाइंटली आप बाद में कर सकते हो अमेंड अगर आपको लगता है कि आपने सेपरेट रिटर्न्स करके गलती कर दी थी विदाउट पेइंग द ऑल टैक्स अप फ्रंट। अब कुछ केस सिनेरियो में क्या पता ऐसे हो कि मेरिट फाइलिंग ज्वाइंटली तुमने फाइल तो कर दिया, बट बाद में वो तुम्हें पता चला भाई सेपरेट ही करते, मेरिट फाइलिंग ज्वाइंटली खामा का फाइल कर दिया, अब तो टैक्स यहाँ पे ज्यादा बन रहा है। तो वो आईआरएस कहता है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो चाहते हैं तुम फाइल कर दो बस मेरिट फाइलिंग ज्वाइंटली, बेशक तो तुम्हारा एक्स्ट्रा 2-3 हजार का टैक्स बन रहा है ज्यादा तुम्हें ऐसा लग रहा है, तो तुम उसके लिए ये नहीं है कि पहले ही पेमेंट कर दो सारी। तो हमें ना एक चीज यहां से समझ आई कि मेरिट फाइलिंग, यार एक सेकंड मेरे को दो, मैं इसको बंद करके ना फिर से ऑन करता हूँ, ये स्मूथ नहीं करता। गिव मी 2 मिनट्स ओके। हम्म। यस, तो हम कहाँ पे थे? यहाँ पे थे ना कि तुम टैक्स एक साथ मत पे करो, बट अगर तुम चाहते हो सेपरेट रिटर्न को जॉइंट रिटर्न बनाना, ड्यू डेट पास होने के बाद भी अमेंड करना उसको। अमेंड मतलब कुछ करेक्शन करना, कोई रिटर्न जो तुमने ऑलरेडी फाइल कर दिया है, अमेंडमेंट का मतलब उसको उसमें कुछ करेक्शन करना, अगर तुम्हें लगता है कुछ गलत लिख दिया है या उसमें चेंजेस करना, तो तुम कर सकते हो मेरिट फाइलिंग ज्वाइंटली के लिए। और जरूरी भी नहीं है कि तुम सारा टैक्स एक साथ दे दो, ठीक है। अब आईआरएस ने इसका अलग रूल बनाया होगा, वो हम आगे वाले यूनिट्स में पढ़ेंगे, कि तुम उनको इंस्टॉलमेंट बेसिस पे मिल सकता है अगर तुम मेरिट फाइलिंग ज्वाइंटली अमेंड करके बनना। उसके बाद इफ अ मैरिज इज अनल्ड यू मस्ट अमेंड रिटर्न्स फॉर ऑल ओपन टैक्स ईयर एज सिंगल और हेड ऑफ द हाउस। अब अनल्ड मतलब, अनल्ड को याद रखो फर्जी, कि तो तुम्हारी मैरिज थी ना भाई वो फर्जी थी और तुम पिछले 3 साल से, लेट सपोज फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स, तुम आईआरएस को पागल बना रहे थे, ठीक है, और तुम अपनी अनल्ड मैरिज पे दिखा के मेरिट फाइलिंग ज्वाइंटली लिए जा रहे थे जिसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन ज्यादा लिए जा रहे थे। मतलब तुम स्टैंडर्ड डिडक्शन ज्यादा लेके फायदा ले रहे थे, टैक्स कम पे कर रहे थे, और आईआरएस को पता चल गया ये तो फर्जी मैरिज थी, ऑन पेपर इसके रिकॉर्ड्स ये जान के की गई थी टैक्स बेनिफिट लेने के लिए। लोग ऐसा करते हैं, अगर उन्होंने लिखा है तो करते होंगे। तो वो कह रहे हैं अपने पिछले सारे रिटर्न निकालो भाई, जहां जहां पे मेरिट फाइलिंग ज्वाइंटली लिया है ना, उन सारे रिटर्न को अमेंड करो, और अब या तो सिंगल स्टेटस लो या एचओएच लो, हमें नहीं पता, जिसके लिए भी तुम एलिजिबल हो पा रहे हो, और हमें बचा हुआ टैक्स पे करो जिसका तुम फायदा लिया जा रहे हो। तो अनल्ड मतलब अगर दिमाग में आएगा तो दिमाग में फर्जी वर्ड याद रखना कि फर्जी फर्जी शादी हुई थी जो आईआरएस को पता चली। सो वी हैव अ वेरी गुड एग्जांपल विद अस हियर। एग्जाम्पल कह रहा है प्रियाज मैरिज इज अनल्ड इन 2025, शी मस्ट अमेंड प्रायर रिटर्न्स स्टिल विद इन द स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशंस टू फाइल एज अ सिंगल। स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशंस मतलब ड्यू डेट्स भी देखनी पड़ेगी ना। मतलब वो कह रहे हैं अगर पिछले 5 साल से कर रहे हो, जो कोर्ट में लिखा होगा कि कोई बात नहीं 3 साल का ही करो पर करना पड़ेगा। अब वो कह रहा है ज्वाइंट लाइबिलिटी, बोथ स्पाउसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फुल टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज। तुम कहीं डायरेक्शन से भटक मत जाना, अभी हम मेरिट फाइलिंग ज्वाइंटली पढ़ रहे हैं इन डिटेल।
अब वो कह रहा है कि ज्वाइंट लाइबिलिटी अगर की हम बात करें, अगर दोनों मिलकर रिटर्न फाइल कर रहे हैं, ऑल राइट, तो दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं इक्वली। अगर जो टैक्स बनेगा दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है, कोई पेनल्टी लगती है दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, ठीक है। अगर दोनों पैसे कमाते हैं तो दोनों रिस्पॉन्सिबल है, बस इतना दिमाग में याद रखो। ऐसा नहीं है कि एक ही बंदे को पकड़ेंगे कल को कोई गलती होगी तो, ऐसा नहीं है। क्या इसमें कोई एक्सेप्शन है? क्या ऐसा हो सकता है कि यार गलती तो सिर्फ इसकी थी, लेट सपोज, थोड़े यहां पे ये समझते हैं कि मिस्टर की 50,000 की इनकम थी, एक 6,000 की थी, और एक 2,000 की और इनकम थी। ये मिस्टर साहब ने छुपाई। ये मिसेस है, मिसेस की एक ही इनकम है 40,000 की। इन्होंने दोनों ने ज्वाइंट रिटर्न बनाया, फाइल किया, ये वाली इनकम जान के मिस्टर ने मिसेस को नहीं बताई। इसको लगा यहां ये इसको मैं छुपा लेता हूं, डिस्क्लोज नहीं करा, इसकी कोई गलती है? उसने तो अपनी बीवी को, अपनी वाइफ को ही नहीं बताया। तो यहां पे जब आईआरएस को पता चला, आईआरएस ने रिटर्न ऑडिट किया, देखा ये तो टैक्स फ्रॉड हुआ है, कुछ हाईएस्ट लेवल पे ऑडिट्स वगैरह की अपील्स की, किसी को कोई आइडिया नहीं टैक्स भर रहे इस इनकम पे, तो इस केस में तो उसकी कोई गलती नहीं है, फिर ये रिस्पॉन्सिबल इक्वली क्यों हुई? हम तो यहां पे कह रहे हैं इक्वली। तो एक यहां पे हमें एक्सेप्शन मिलेगी जिसको हम कहते हैं इनोसेंट स्पाउस रिलीफ। उसको हम पढ़ते हैं, अभी आगे दिखेगा हमें। तो एक एक्सेप्शन है, इक्वली पे करने पे एक एक्सेप्शन भी है, तो लॉ में तुम्हें ऐसे ही देखने को मिलेगा। आप चलते हैं उस पर। तो उसने क्या बोला, इनोसेंट स्पाउस रिलीफ में अप्लाई है लिमिटेड केसेस, पर उसने बोल दिया लिमिटेड केसेस, वो हम देखेंगे वो कौन से लिमिटेड केसेस, मतलब कुछ कुछ केसेस में एक स्पाउस को रिलीफ मिल सकती है। अब नाम से क्या पता चल रहा है कि इनोसेंट है वो स्पाउस? क्या पता चल रहा है नाम से कि वो स्पाउस इनोसेंट है? Then spouses can use different accounting methods on joint return, but different tax years are not allowed. उसने क्या बोला कि स्पाउसेस डिफरेंट अकाउंटिंग मेथड्स यूज कर सकते हैं एक जॉइंट रिटर्न में। अब क्या बता, एक स्पाउस कैश मेथड पे अकाउंटिंग करता था, एक अक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग करता था, डज नॉट मैटर, इन टैक्स रिटर्न डज नॉट मैटर, बट उनका टैक्स ईयर सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक जो स्पाउस है, राइट, एक ये ए स्पाउस है, ये बी स्पाउस है, ये भी कैलेंडर ईयर फॉलो करना चाहिए, ये भी कैलेंडर ईयर। अब कैलेंडर ईयर और फिजिकल ईयर में हम डिफरेंस समझते हैं, अभी एक मिनट रुको। बट कोई बात नहीं, अगर ये अक्रूवल कर रहा है और ये कैश बेसिस पे अकाउंटिंग कर रहा है। अगर किसी को नहीं पता तो अक्रूवल और कैश बेसिस क्या होता है, मैं यहाँ पे ओवरव्यू दे देता हूँ, स्टिल इसका आगे चैप्टर में भी हम इसको पढ़ेंगे। कैश बेसिस मतलब मनी फ्लो ऑन स्पॉट हो रही है, सेम टाइम पे हो रही है, तुम अकाउंटिंग उस बेसिस पे करते हो कि जब तुम्हारे जेब में पैसा आया और तुम्हारे हाथ से जब पैसा गया। बट अक्रूवल बेसिस पे जब तुम अकाउंटिंग करते हो, इट्स लाइक कि आपने जब इनवॉइस इशू कर दिया बट स्टिल आपकी यहाँ सर्विसेज कंप्लीट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपने सेल कर दी है तो आप उसको रिकॉर्ड कर लेते हो उस साल में, उस पर्टिकुलर में, उस टाइम फ्रेम में। तो डज नॉट मैटर, अगर दोनों बिजनेस करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एक अपनी इनकम अक्रूवल पे कमाता है, एक अपनी कैश पे कमाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सर स्पाउस रिलीफ जैसा हस्बैंड रिलीफ नहीं है। विक्रम, आई विल कम टू योर डाउट आफ्टर द सेशन। ठीक है, तो आई गेस ये सबको समझ आ गया कि हमने क्या दिमाग में रखना है कि अकाउंटिंग ईयर्स कैन बी डिफरेंट बट टैक्स ईयर शुड बी सेम। ऐसा नहीं है कि ये कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहा है और ये फिजिकल ईयर फॉलो कर रहा है, द बी वन, ठीक है। फिजिकल ईयर मतलब आप कभी भी शुरू करते हो, लेट सपोज 1 जून को शुरू करते हो और आपका कैलेंडर ईयर अगले साल तक 31 मई तक जाता है 12 मंथ्स का ही, बट फिजिकल ईयर है। कैलेंडर ईयर इट्स लाइक 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, ओके। तो हमारा आगे से हो गया लास्ट था, ये भी हो गया ना, ज्वाइंट लाइबिलिटी हो गया, इनोसेंट स्पाउस हमने क्लियर कर लिया। उसके बाद ये एग्जांपल पढ़ लेते हैं। अर्जुन एंड कविता फाइल ज्वाइंटली, कविता फॉरगेट टू रिपोर्ट फ्रीलांस इनकम, अर्जुन में अप्लाई फॉर इनोसेंट स्पाउस रिलीफ इफ ही कैन प्रूव ही डिड नॉट। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, क्या लिखा है वही चीज लिखी है। उसको पता ही नहीं था, उसने नहीं करी फ्रीलांस इनकम को रिपोर्ट, तो वो उसकी कोई गलती नहीं थी, तो वो कर सकता है इनोसेंट स्पाउस रिलीफ के लिए।
क्लेम। अब इनोसेंट स्पाउस रिलीफ हमने आगे और डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, अभी उन्होंने बस तुम्हें उसका ओवरव्यू दिया है, इसमें भी कुछ रूल्स है। अब यहां पे लिखा है सेम सेक्स स्पाउसेस। तो यूएस का बड़ा ओपन कल्चर है, तो उन्होंने यहाँ पे उनके लिए भी रूल बता दिए है कि अगर मेल मेल साथ में शादी कर रहे हैं या फीमेल फीमेल साथ में शादी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अगर किसी को हंसी आ रही होगी मुझे नहीं पता, बट स्टिल दिस इज अ ओपन रूल, नथिंग टू लाफ ऑन दिस। सेम सेक्स कपल्स हु आर लीगली मैरिड एंड कैन बी मैरिड फाइलिंग स्टेट, मतलब अगर तुम मेल मेल भी हो तो तुम शादी कर रहे हो साथ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो मैरिड फाइलिंग जॉइंटली ले लो। बट उसने लिखा डोमेस्टिक पार्टनरशिप और सिविल यूनियंस डोंट अप्लाई। अब ये कोई ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है डोमेस्टिक पार्टनरशिप या सिविल यूनियंस, उनके लिए रूल एलिजिबल नहीं, उनको मैरिड फाइलिंग जॉइंटली नहीं मिलेगा। डोमेस्टिक पार्टनरशिप या सिविल यूनियन ऐसे कोई दो लोग मिलकर क्या करते हैं, दो इंडिविजुअल्स सिविल यूनियन बना देते हैं कि मतलब लीगली कोई अगर कोई कैलिफोर्निया का है वो स्टेट से परमिशन ले लेता है कि कल को अगर मुझे कुछ होता है तो ये पर्सन मेरी हेल्प करेगा, ठीक है, मुझे मेडिकल सप्लाईज ये प्रोवाइड करेगा या और भी चीजों के लिए। तुमने एक सिविल यूनियन बना लिया, लीगल अरेंजमेंट कर रखे हैं अपनी स्टेट में, और तुम दोनों बेशक लीगली मैरिड नहीं हो पर यहाँ पे, या तुमने डोमेस्टिक पार्टनरशिप कर रखी है, तुम दोनों साथ में लिविंग में रहते हो, सारे खर्चे साथ में उठाते हो, और भी लीगली कैलिफोर्निया में लगा लो तुम्हारा अरेंजमेंट उस हिसाब से है कि तुम मैरिड के डेफिनेशन में नहीं आते पर डोमेस्टिक पार्टनरशिप की डेफिनेशन में आते हो, तो आईआरएस उस केसेस में नहीं तुम्हें मैरिड फाइलिंग जॉइंटली दे रहा है, मतलब मैरिड होना चाहिए, सिंपल सी बात। तो ऐसे डोमेस्टिक पार्टनरशिप सिविल यूनियन लोग बनाते हैं वहां पे, अगर उनको शादी नहीं करनी है, लेट सपोज 1 साल तक साथ रहना है, ठीक है, कुछ एक है कि दोनों इंडिविजुअल्स एक दूसरे से अफेक्टेड है और साथ में उनको साथ रहना इसलिए पड़ता है क्योंकि एक किसी के फाइनेंसेस बेयर करता है, बट शादी नहीं है उनके ऑफिशियल, ठीक है, दे आर नॉट मैरिड। तो उसमें यही कह रहा है कि अमन और रोहित आर लीगली मैरिड इन कैलिफोर्निया, तो मैरिड फाइलिंग जॉइंटली इनको मिल जाएगा इवन इफ द स्टेट टैक्सेस। हाँ, तो स्टेट इनकम टैक्स नहीं मानता है मैरिड है, स्टेट क्या पता कैलिफोर्निया के हिसाब से अगर कोई दो सेम सेक्स स्पाउस शादी करते हैं तो वहां पे उस स्टेट में उनको नहीं माना जा रहा है कि उनको हम लीगली मैरिज मानते, हो सकता है पॉसिबल है, अपनी स्टेट के अपने वाले रूल्स होते हैं, पर आईआरएस मानता है, आईआरएस कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ले सकते, तभी उन्होंने अलग से क्लॉज का डाला वो। अब इंजर्ड स्पाउस रिलीफ, if you file jointly but your refund is used to pay only your spouse debts, example past due child support, you may claim your portion। ये बहुत अच्छी बात लिखी है उन्होंने, थोड़ा इसको ना समझ लेते हैं पेपर पे। अब तुम्हें ना इस दो चीजों में कंफ्यूज नहीं होना, इंजर्ड स्पाउस रिलीफ अलग है, इनोसेंट स्पाउस रिलीफ अलग है, पहले तो यही समझ लो, पेपर में एक दूसरे को कंफ्यूज करके नहीं कर लेना। इनोसेंट स्पाउस रिलीफ तो वो चीज है जब तुम्हारे किसी दूसरे इंसान की गलती है और उसके बदले तुम्हें टैक्स पे करना पड़े, है ना, या उसके बदले तुम्हें पेनल्टी पे करनी है, उससे तुम्हें पता है ही नहीं, तो वो इनोसेंट है। इंजर्ड का ये मतलब है, इंजर्ड का अगर हम थोड़ा सा मतलब जाने, फिर से चलते हैं एग्जाम्पल पे, थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं उसको। अब देखो रोहन सिया 20,000 इनकम है, 40,000 इनकम है, ठीक है। अब सिया का क्या है, सिया के हिसाब से ना कुछ पेनल्टी लगी हुई है आईआरएस से, पहले की पेनल्टी लगी हुई है, या कोई लोन है जो इसको आईआरएस को देना है, हो सकता है ना कोई लोन आपको देना हो और सिया को 10,000 का एक डेट है, तो कभी कभार जब हमें रिफंड आता है तो एडजस्ट करके नहीं देते हैं वो, हमें पेनल्टी जो हमारी पिछले साल की थी हमने नहीं भरी, तो यहां पे भी ऐसा हो सकता है। अब इनका बन गया रिफंड, इन्होंने रिटर्न फाइल किया, इनका बना रिफंड, रिफंड कितना बना 20,000, मतलब ओवर पे कर दिया टैक्स या कोई रिफंडेबल क्रेडिट ले लिया, तो 20,000 इनका क्या बना रिफंड। पर आईआरएस ने उस 20,000 में से 10,000 को पहले जो सिया ने लोन एक अमाउंट पे करना था जिसके लिए वो जो उसको डेट पे करना था, ठीक है, जिसके लिए वो लायबल थी, उसमें एडजस्ट कर दिया और पीछे इनको रिफंड कितना दिया, वापिस 10,000 ही। अब मुझे बताओ रोहन का क्या, इसमें रोहन का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं, बेशक शादीशुदा है बट वो अपनी वाइफ के हिसाब से, अगर कभी कभार होता है ना ये नहीं चाहता, ये तो पूरा अपने हिस्से का तो रिफंड इसको चाहिए, पॉसिबल है। तो ऐसे कुछ केसेस में ये, इस केस में रोहन क्या है, इस केस में इंजर्ड स्पाउस है, हम इसको क्या बोलेंगे, रोहन इस केस में इंजर्ड स्पाउस, और ये इंजर्ड स्पाउस अपना रिलीफ ले सकता है, मतलब ये आईआरएस के पास जा सकता है और बोल सकता है जो आपने 10,000 रुपया यहाँ पे एडजस्ट कर दिया सिया का,
मेरा पोर्शन दे दो, सीधा का कर लो, मेरा पोर्शन जितना भी आपको लगता है बनता है मेरा दे दो, कि लेट सपोज इसका हाफ पोर्शन बनता है 5,000 रुपए, तो इसको इसके बदले का मिल जाएगा, तो टोटल आईआरएस ऐसा कर सकता है 5,000 इसको वापस इनको रिफंड भेज दे, जिसमें रोहन अपना शेयर ले लेगा वो। तो बस उन्होंने यही चीज बोली है इसमें, इंजर्ड स्पाउस रिलीफ में अगर आप पढ़ोगे, इफ यू फाइल जॉइंटली बट योर रिफंड इज यूज टू पे ओनली योर स्पाउस डेट्स सच एज पास्ट ड्यू चाइल्ड सपोर्ट, यू मे रिक्लेम योर पोर्शन। बस। बट क्वालिफाई करने के लिए ऐसा नहीं है कि, पहली चीज तो ये नहीं होनी चाहिए कि तुम्हारी इनकम जो तुमने शो की थी रिटर्न में वो जीरो थी, कुछ इनकम तुम्हारी होनी चाहिए, जैसे तभी यहां मैंने इसकी इनकम दिखाई थी। भाई अगर तुम्हारी जीरो इनकम है तो कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है ना इस आईटीआर में, वो तो तुम स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए यूज कर रहे हो। अगर तुम्हारी कुछ इनकम है और वो इनकम ऑब्वियसली उस रिफंड अमाउंट के शेयर से बड़ी है, तो मतलब तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट तो है रिफंड अमाउंट में। तो पहले तो यही बात वो कह रहा है कि पहली चीज तो ये होनी चाहिए टू फाइल ज्वाइंट। अब ऑब्वियसली इसमें क्या बताऊं, ज्वाइंट रिटर्न फाइल होना चाहिए, तभी तो हम इंजर्ड स्पाउस रिलीफ के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अगर सेपरेट बना लेते तो वो तो वैसे भी अलग अलग ही आता फिर तो रिफंड। उसके बाद हैव योर ओन इनकम, अपनी इनकम भी होनी चाहिए कुछ रिटर्न में, ये नहीं तुम्हारी जीरो इनकम है और तुम इंजर्ड स्पाउस के लिए क्लेम कर रहे हो। हैव मेड योर ओन टैक्स पेमेंट्स और क्लेम्ड रिफंडेबल क्रेडिट्स। यार मुझे एक चीज बताओ, इसमें ये कहने की कोशिश कर रहे हैं जो रोहन है ये एक जगह जॉब करता है, वहां पे इसका एम्प्लॉयर विथहेल्ड करता होगा ना इसका टैक्स, तो आईआरएस को दे देता होगा। तो ये पहले ये तो टैक्स पे करते ही आ रहा है ना अपना, तो उन्होंने वही लिखा कि आपके कुछ पोर्शन टैक्सेस में पहले का गया होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं भी गया तो रिफंडेबल क्रेडिट्स के लिए क्लेम किया होना चाहिए। आपने रिफंडेबल क्रेडिट्स देखो क्या चीज होती है, दो चीजों से रिफंड बन सकता है, एक तो याद हो हमने ओवर पे कर दिया टैक्स, या आप किसी क्रेडिट के लिए एलिजिबल थे। क्रेडिट हमने क्या बोला है कि टैक्स लाइबिलिटी को कम करता है ना। अब क्रेडिट के चैप्टर में ये हम सीखेंगे सब कि कितना कौन किसको कम करता है, कौन से नॉन रिफंडेबल रिफंडेबल होते हैं। बट मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, उसने क्या लिखा कि अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी लेट सपोज $4,000 है ना किसी की, और तुम्हारा रिफंडेबल क्रेडिट जो तुमने यूज कर लिया वो 5,000 का पड़ा था तुम्हारे पास, तो पीछे 1,000 का बच नहीं गया, जिसका मतलब बेसिकली 4,000, यहाँ पे तो टैक्स जीरो हो गया, जीरो के नीचे आ गया माइनस में अमाउंट। तो ये 1,000 रुपए तुम्हें रिफंड क्या मिल सकता है, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ क्रेडिट पे। तो वही कह रहा है कि अगर रिफंडेबल क्रेडिट तुमने क्लेम करना है तो या तो तुम्हारा कोई रिफंडेबल क्रेडिट होना चाहिए, या तुम टैक्स पे करते हो अपना खुद। अच्छा, उसके बाद वो क्या कह रहा है, नॉट बी लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेट। वो तो ऑब्वियसली बात है कि लीगली रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहिए तुम डेट के लिए ना, तो तुम्हें क्यों मिलेगा तो रिफंडेबल क्रेडिट। तो ये तो उसने बिल्कुल बेसिक चीज लिख दी। देन अब उसने लीगली इसलिए लिखा है, क्या पता इस पे भी कोई ऐसा केस चल रहा था कि अगर इस तरह का लोन अमाउंट ड्यू है तो कुछ पोर्शन रोहन पे भी ड्यू है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। वो यहां पे ये क्लियर कर रहे हैं, फिर से वही बात क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, उसको वो कह रहा है फाइल फॉर्म 8379। अब जो फाइल फॉर्म करना पड़ेगा मुझे क्या करने के लिए, इंजर्ड स्पाउस रिलीफ लेने के लिए, वो फॉर्म कौन सा 8739, और उसकी ड्यू डेट भी उन्होंने दे रखी है। अब मैंने पार्ट 3 की क्लास में सिखा रखा है विद इन 3 years ऑफ द रिटर्न ड्यू डेट और 2 years फ्रॉम द टैक्स पेमेंट। स्टिल थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसको यहाँ पे। 3 years ऑफ द रिटर्न ड्यू डेट मतलब ड्यू डेट था सर 15 अप्रैल को, ठीक है, 2025 को, और जो हम टैक्स भर के आए हैं वो लेट सपोज मैंने एक्सटेंशन ले ली थी और मैंने भरा था 18 अक्टूबर को। ठीक है, इसको 15 लगा, ड्यू डेट एक्सटेंशन की ड्यू डेट भी भरा, ड्यू डेट थी इस दिन और टैक्स पे करा मैंने इस दिन। अब तुम्हें इसका दोनों का कंपेयर करना है और निकालना है। अगर मैं 15 अप्रैल से 2025 तक चलूं, 2025, 2026, 2027, 2028, तो 1, 2, 3 साल ना, तो 15 अप्रैल विच इज लेटर, उस दिन तुम्हारा क्या तुम्हें फाइल करना पड़ेगा, उसके पहले तुम्हें फाइल करना पड़ेगा कौन सा फॉर्म 873 है। अगर हम इसका 2 years का लेके चले फिर भी ये कितने 2027 में खत्म हो जाएगा। विच वन, जिस दिन हमने टैक्स पे किया। तो टैक्स पे करना और रिटर्न फाइल करना अलग अलग चीजें, और उस हिसाब से दोनों को कंपेयर करना है। बट टैक्स पेमेंट के 2 years लेने हैं, रिटर्न ड्यू डेट के 3 years लेने हैं, और जो भी बाद में आएगी डेट वो हमारी ड्यू डेट बन जाएगी 8379 की। तो एग्जांपल के नेहा राकेश फाइल जॉइंटली, देयर 20,000 रिफंड इज टेकन टू पे राकेश ओल्ड स्टूडेंट लोन। नेहा फाइल्स 878378 टू गेट हर शेयर बैक। ठीक है,
उसके बाद यू मे बी फ्रीड फ्रॉम पेइंग सम और ऑल ऑफ अ जॉइंट टैक्स बिल इफ योर स्पाउस कॉज द एरर। विक्रम ये क्या कर रहे हो आप, स्क्रीन पे क्या हो रहा है? अच्छा, you may be freed from paying some or all of the joint tax bill if your spouse caused the error and you did not know about it and couldn't reasonably have unknown। तो ये किसकी बात कर रहा है वो अब? इनोसेंट स्पाउस रिलीफ की, ठीक है। ये अलग टर्म है। ये कह रहा है कि अगर आपकी गलती नहीं है तो आपको ना जो टैक्स बिल है या तो पूरा हम उसमें छूट दे देंगे या कुछ पोर्शन दे देंगे, डिपेंडिंग कि आपकी गलती है कि नहीं। और गलती हमारी कैसे हो सकती है? या तो पहले तो हमें बताया नहीं गया, या हमारे पास कोई चांस ही नहीं था हमें पता चले कि हमारे जो दूसरे स्पाउस है हमसे कोई डिडक्शन, इनकम, क्रेडिट, इस तरह की चीजें छुपाई हैं। यू आर डाइवोर्स्ड और सेपरेटेड। यार पिछले साल जब तुमने लोगों ने रिटर्न फाइल किया मिलके, आप लोग तो मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली थे, अगले साल अब ड्यू डेट तो अगले साल आती है। अब फरवरी में क्या हो गया? फरवरी में मेरा डाइवोर्स हो गया अगले साल। बट स्टिल अब आईआरएस से समझता है अब ये डाइवोर्स हो चुके हैं तो अब मतलब ये फाइनेंसिस का कंट्रोल नहीं रखते आपस में। तो इस केस में भी देखो तुम इनोसेंट स्पाउस के लिए रिलीफ ले सकते हो। अगर तुम्हारी टैक्स लायबिलिटी निकल के आती है और तुम्हें लगता है कि कोई गलती दूसरे बंदे की थी और तुम्हारा अब डाइवोर्स हो गया है तो मैं नहीं करना चाहता टैक्स पे एक्स्ट्रा जो भी बन रहा है उस हिसाब से, तो तुम्हें मिल सकता है अगर तुम डाइवोर्स हो। तो ये कंडीशंस याद रखनी है। इट वुड बी अनफेयर टू होल्ड यू रिस्पॉन्सिबल। अब ये आईआरएस को लगता है कि हमारे एंड से अनफेयर होगा और हम दूसरे स्पाउस से भी पैसे टैक्स मांगेंगे अगर आईआरएस को कोई केस में लग सकता है तो तभी भी तुम्हें क्या मिल सकता है? इनोसेंट स्पाउस रिलीफ। वर्ड्स पे जाया करो हमेशा। यहाँ पे दूसरा स्पाउस इनोसेंट है, उसकी कोई गलती नहीं है, और यहाँ पे इंजर्ड हो गया, दूसरे स्पाउस की इंजरी होगी एक तरह से टैक्स की लैंग्वेज में। नॉट अलाउड फॉर टैक्सेस ऑन योर ओन इनकम, हाउस होल्ड एम्प्लॉयमेंट टैक्स, सर्टन पेनल्टीज एंड बिजनेस टैक्सेस। भाई तुम्हें इनोसेंट स्पाउस रिलीफ तब नहीं मिल सकता, ठीक है, या तो जब तुम्हारी अपनी इनकम की बात है, तुमने अपनी इनकम तुम्हारी वाइफ ने छुपाई थी या तुमने अपनी इनकम खुद छुपाई थी, तो इस केस में क्यों मिलेगा? हाउस होल्ड एम्प्लॉयमेंट टैक्सेस। अब क्या होता है बेसिकली, जैसे एक एम्प्लॉयर विदहेल्ड करता है ना सोशल सिक्योरिटी फाइव का टैक्सेस विदहेल्ड करता है, ऐसे ही हाउस होल्ड एम्प्लॉयमेंट टैक्सेस भी होते हैं। अगर तुमने अपने घर पे कोई मेड रखी हुई है उसको तुम पेमेंट करते हो, अगर वो एक सर्टन थ्रेशोल्ड से ऊपर चले जाती है तो हमें उसके बेसिस पे उसके भी कुछ पे चेक से काट के गवर्नमेंट को देना पड़ता है। अगर वो कह रहा है कि इस तरह के टैक्सेस का वो मैटर है तो ये तो दोनों हस्बैंड और उसके, वो तो आईआरएस मानता है दोनों को पता ही होना चाहिए। तुम्हारे हाउस में वो मेड आती थी या तुम्हारे हाउस में वो नौकर चाकर जो भी आते थे, तो उस ऐसे टैक्स के केस में नहीं मिलेगा इनोसेंट स्पाउस रिलीफ। उसके बाद सर्टन पेनल्टीज एंड बिजनेस टैक्सेस। अगर तुम्हारा अपना ही बिजनेस है और उसी में कोई पेनल्टीज लगी हैं और तुम अपने बिजनेस को लेके उसकी पेनल्टीज को लेके इनोसेंट स्पाउस रिलीफ बना रहे हो तो नहीं मिलेगा। बस सिंपल। Suman's ex-husband claimed fake business runner without telling her she may get innocent spouse relief if she had no knowledge or and wasn't involved. Nothing to worry about, कुछ नहीं है। अच्छा, यहां से क्वेश्चन बना सकता है वो, डोमेस्टिक इज अब्यूज एक्सेप्शन, इसमें भी तुम्हें इनोसेंट स्पाउस रिलीफ मिल सकता है। क्या पता तुम अपनी वाइफ को डोमेस्टिक अब्यूज करते थे या तुम्हारी वाइफ तुम्हें डोमेस्टिक अब्यूज करती थी, पॉसिबल है ना। और तो उन्होंने उस टाइम पे जब तुमने रिटर्न तो बना लिया ज्वाइंटली और तुम्हें पता भी था कि वो फेक डिडक्शंस क्लेम कर रहा है या फेक इनकम दिखा रहा है, दूसरे स्पाउस को पता भी था, बट स्टिल उसने दोनों ने साइन कर दिया रिटर्न पे। बट वो जो तुमसे करवाया गया वो तुम्हें कैसे करवाया गया? थ्रेटन करके, तुम्हें डर डाला गया, या तुम्हें कुछ भी तुम बोल सकते हो डोमेस्टिक अब्यूज हुआ है तुम पे, तुमसे जबरदस्ती कराई गई है वो चीज। तो वही वो कह रहे हैं उस केस में भी इनोसेंट स्पाउस रिलीफ मिल सकता है, बेशक तुम्हें पता भी था, स्टिल थ्रेटन करके तुमसे करवाया गया था। तो रिलीफ कैन स्टिल बी ग्रांटेड इवन इफ यू न्यू अबाउट द एरर इफ यू साइंड अंडर थ्रेट और फियर। नाउ वी हैव एग्जांपल, दीपा न्यू हर हस्बैंड अंडर रिपोर्टेड इनकम बट साइंड आउट ऑफ फियर अब्यूज एंड शी मे स्टिल कॉल। तो एग्जांपल्स अब धीरे धीरे आपको ही पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, सेम ही चीज लिखी होती है। टू अप्लाई फाइल फॉर्म 8857 विद इन 2 years ऑफ, अच्छा इसकी ड्यू डेट भी देख लो, विद इन 2 years ऑफ आईआरएस नोटिस। जो आईआरएस का नोटिस आएगा ना कि आपका इतना रिफंड बन रहा है और हमने इतना एडजस्ट कर दिया, उसके 2 साल के बाद, इसमें यही ड्यू डेट है। तो ड्यू डेट में कंफ्यूज नहीं होता ना, इंजर्ड स्पाउस रिलीफ के अलग है, इसके अलग है इनोसेंट स्पाउस रिलीफ। ठीक है, अब बाकी हमारा मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली सबसे बड़ा था और इसके बाद हेड ऑफ द हाउस होल्ड इससे बड़ा है। बाकी हमारे छोटे स्टेटस बचे हैं जो हम अभी कंप्लीट करते हैं। मैरिड फाइलिंग सेपरेटली तो सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं। दोनों स्पाउसेस चूज करते हैं कि हमें अलग अलग रिटर्न बनानी है, तो अलग अलग रिटर्न बनाओगे तो वो एक तरह से सिंगल की तरह ही ट्रीट होगा, बट उसको सिंगल नहीं बोला जाता, उसको मैरिड फाइलिंग सेपरेटली बोला जाएगा, क्योंकि हो तो तुम शादीशुदा ना, बट अपने डिसीजन की वजह से, अपने चॉइस की वजह से मैरिड फाइलिंग सेपरेट बना रहे हो। When spouses choose to file separately, each reports only their own income, own deductions, and credits. If one spouse uses own money to pay expenses on the jointly owned property, that spouse gets, अरे कोई कर रहा है कि क्या हो रहा है? Yes. हाँ, that spouse gets related deduction. अब उसने क्या बोला, ये तो इसको लाइन को समझ लेते हैं।
यार अगर कोई स्क्रीन के साथ छेड़खानी कर रहा है तो प्लीज मत करो अभी। अच्छा, वो कह रहा है ए और बी इन दोनों ने मिलके एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हुआ था। क्या आप मानते हैं रेंटल प्रॉपर्टी है? ठीक है, दोनों ने मिलके, इसने भी कुछ पैसे लगाए थे, बी ने भी कुछ पैसे लगाए थे, ये शादीशुदा था। नाउ अब तो ये रिटर्न अपना सेपरेट कर रहे हैं। यार क्या हो रहा है, मीटिंग ट्रांसक्राइब क्यों दिखा रहा है? ए भी अपना सेपरेट रिटर्न बना रहा है, बी भी अपना सेपरेट रिटर्न बना रहा है। ऑलराइट, तो वो उनका कहने का ये मतलब है कि अगर इनमें से सिर्फ बी इस प्रॉपर्टी पे कुछ प्रॉपर्टी टैक्सेस पे करता था, लेट्स सपोज, या इस प्रॉपर्टी का ख्याल ये रखता था कि यार रेंटल प्रॉपर्टी है, वहां से इनकम आती है तो खर्चे भी तो होते हैं, मेंटेनेंस रिपेयर कितनी कॉस्ट लगती है ना? तो वो सिर्फ बी ही करता था। अब ये बना रहे हैं सेपरेट रिटर्न, तो वो डिडक्शन सिर्फ बी को ही मिलेगी, जो कि बिल्कुल लॉजिकल है। वो ये अपने उस पर नहीं दिखा सकता, स्टिल दोनों ओन करते थे उस प्रॉपर्टी को, बट एक्सपेंसेस जो रेकरिंग एक्सपेंसेस थे वो एक ही इंसान बियर करता था, दैट वाज बी। अगर ये 3000 इसने बियर किया है, लेट्स सपोज प्रॉपर्टी टैक्स दिया है, अब प्रॉपर्टी टैक्स कौन लेता है? प्रॉपर्टी टैक्स फेडरल गवर्नमेंट नहीं लेती, प्रॉपर्टी टैक्स कौन लेता है? वहां की जो भी लोकल गवर्नमेंट है। तो अगर वो प्रॉपर्टी टैक्स देता था बी वहां पे 3000 रुपए, वो 3000 अपने रिटर्न पे ही उसको आइटमाइज डिडक्शन में प्रॉपर्टी टैक्स की फॉर्म में दिखाएगा, ना कि ये दिखाएगा। इसलिए लेने उसमें इन्वेस्ट कर रखा है प्रॉपर्टी। तो उन्होंने वही चीज आपके एक्सेप्शन में लिखी थी। तो आप इसमें पढ़ सकते हो, ये सेम एग्जांपल है जो मैंने बोली है कि 3000 प्रॉपर्टी टैक्सेस में वो देता था, एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। देन वी हैव क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस। इसका थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। अगर आपको याद होगा, मैंने बोला था कि रोहन एक्सपायर हो जाता है बीच में साल के, और उस साल अगर रीमैरी नहीं करती है दूसरे स्पाउस, तो मैरिड फाइलिंग जॉइंटली ले सकती है। यही हमने पढ़ा। ठीक है। और आयरस कहता है अगर स्टिल वो अगले 2 साल तक रीमैरिज नहीं करती, उतना ज्यादा प्यार था रोहन से कि रीमैरिज ही नहीं किया, तो हम उसको एक एक्स्ट्रा और स्टेटस दे रहे हैं, दैट इज क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस अगले 2 साल तक। और इसके भी कुछ फायदे हैं। क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस की भी डिडक्शन अच्छी खासी है। तो अगले साल वो विधवा औरत या विधवा मर्द क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस ले सकता है 2 साल तक बस। अब आप बोलोगे 2 साल के बाद क्या होगा? सिंगल ले लो अगर नहीं करी शादी, या हेड ऑफ हाउस होल्ड ले लो अगले 2 से तीसरे साल में, या अगर शादी के लिए तो मैरिड फाइलिंग जॉइंटली तो ले ही लेंगे। ठीक है। ये लोगों को समझ नहीं आता है फाइलिंग स्टेटस, इसमें कुछ कुछ खास नहीं है, बिल्कुल सिंपल है चीजें। और देन उसके बाद इनोसेंट स्पाउस रिलीफ हो गया हमारा, है ना? बट कुछ कंडीशंस है अगर क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस लेना है तो। पहले तो उसने बोला फाइलिंग स्टेटस कैन बी यूज फॉर 2 years आफ्टर स्पाउस डेथ इफ ऑल दीज अप्लाई। तो 2 years मैंने आपको बता दी ना, उस साल जो मैरिड फाइलिंग जॉइंटली, अगले 2 साल क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस मिल जाएगा। पर क्या कंडीशन है? सर्वाइविंग स्पाउस डिड नॉट रीमैरी ड्यूरिंग द ईयर, ये हमने पढ़ी कंडीशन अभी। दे क्वालिफाई टू फाइल जॉइंटली व्हेन द डिसीज स्पाउस इन द ईयर ऑफ डेथ विद द, जिस साल इसका डिसीज स्पाउस की डेथ हुई थी ना, उस साल ये दोनों क्वालिफाइड थे मैरिड फाइलिंग जॉइंटली फाइल करने के लिए। मतलब आईआरएस इनको बोलता था उस टाइम पे, एलिजिबल थे कि मैरिड फाइलिंग जॉइंटली कर सकते हो फाइल। अब हमने क्या पढ़ा, अगर एनलमेंट हुआ है तो मैरिड फाइलिंग जॉइंटली कट जाएगा, ऐसा कोई केस नहीं था इनका। मतलब एलिजिबल थे, लीगली मैरिड थे और मैरिड फाइलिंग जॉइंटली कर सकते थे, पर एक इंसान की डेथ होगी, उससे पहले से मैरिड फाइलिंग जॉइंटली लिया। तो वही चीज वो रिपीट कर रहा है अलग अलग स्टाइल में लिखते। दे पेड मोर देन हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ कीपिंग। अब यहां पे ना दे से कंफ्यूज मत हो करो। दे एक न्यूट्रल लैंग्वेज होती है आईआरएस की। न्यूट्रल से मतलब कि ये शी और ही दोनों रेफर कर रहा है इसमें, ठीक है? और किसकी बात कर रहा है यहाँ पे? उस वो विधवा इंसान की। मतलब उसने हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ कीपिंग अप अ होम फॉर अ ईयर एंड द होम वाज द मेन रेजिडेंट ऑफ अ क्वालिफाइंग डिपेंडेंट। इस लाइन में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट की बात की है। अब मैं इसका ना सिंपल लैंग्वेज में मीनिंग बताता हूँ, और ये तुम्हें ना पूरे टाइम काम आएगा क्योंकि ये लाइन तुम्हें हर टाइम दिखेगी बहुत बार। अब एक केस सिनेरियो बनाते हैं, फिर लंबी होगी क्लास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बी क्या है? वे वो क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस है, बट अभी ये क्लेम कर पा रही है स्टेटस को नहीं पता अभी, क्योंकि एक चीज मेरे को चेक करनी है अभी। कंडीशन क्या चेक करनी है? वही वाली। अब ये कब क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस का स्टेटस ले पाएगी? वो सारी कंडीशन जो लिखी है और जिसकी मैं अभी बात करने वाला हूं वो वाली, उसमें से एक कंडीशन ये है कि इसका जो भी घर है ना इनका, उसका 50% से ज्यादा सपोर्ट ये करते हैं।
मतलब 50% नहीं लिखा होता, बट इनका मतलब ये होता है। अब लेट सपोज तुम ये मान लो और इनका एक क्वालिफाइंग चाइल्ड है। ये क्वालिफाइंग चाइल्ड की डेफिनेशन हमें पढ़नी है डिपेंडेंट चैप्टर में, मैं पहले ही बता रहा हूं, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि चाइल्ड तो तुम्हारी नजरों में तुम चाइल्ड सुनते हो तो क्या सोचते हो, एक बच्चा। पर आईआरएस किसको बच्चा मानता है वो हमने भी पढ़ना है। जिसको आईआरएस बच्चा मानते हैं उनकी लैंग्वेज में वो क्वालिफाइंग चाइल्ड हो जाता है। बट ये हम अभी देखेंगे, बट अभी वो बोल रहे हैं क्वालिफाइंग चाइल्ड होना चाहिए पहले तो उनका, जिसको आईआरएस बच्चा मानेगा। और दूसरा, वो उस बच्चे का 50% से ज्यादा खर्चा उठाते हैं पूरा। मतलब अब ये बच्चे का क्या पता स्कूल होगा, ट्यूशन फीस होगी, इसके हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम होंगे, वो खर्चा कौन उठा रहा है, बी उठा रहे हैं ना। और 50% से ज्यादा का मतलब, लेट सपोज यहां पे 50% से ज्यादा का मतलब ये नहीं है, तुम ये सोचो कि अगर उसका 50,000, यहां पे बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि उसका 50,000 रुपये खर्चा होता है बच्चे का, तो मदर उसका 25,000 से ज्यादा उठाती है। नहीं, ये इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि लेट सपोज अगर कोई विधवा औरत है, तुम थोड़ा सा टेक्निकली सोचो। लेट सपोज ये जो बच्चा है वहां पे ये खुद भी कुछ पैसे कमाता था, इसकी खुद की अपनी पार्ट टाइम इनकम थी, कहीं पे करता होगा इंटर्नशिप लेट सपोज, तो 5,000 ये भी कमाता था साल का। प्लस इसके एक अंकल थे। यार अब जो रोहन चल बसा, उसका कोई, इस बच्चे का कोई चाचू मामू नहीं होगा जो उनको सपोर्ट करेगा, क्या पता उस सपोर्ट में वो कुछ पैसे देता हो उनको घर चलाने के, बच्चे को सपोर्ट करने के। तो अंकल भी भाई देता था 15,000 रुपए। ठीक है, ये अंकल है उसका। ये कॉन्सेप्ट जो बता रहा हूं ये भूलना मत है इसको, ठीक है। एंड देन उसके बाद ये जो मदर वो खुद है जो क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस, ये भी 20,000 अर्न करते थे। अब हमने क्या करना है, सपोर्ट फंड निकालने के लिए पहले इन दोनों का, इन सबका टोटल करना होता है। टोटल करके कितना आ गया, अंकल कितना दे रहा है, 15,000, 40,000 आ गया। तो इसको तुम डिवाइड करोगे 2 से, वो आएगा कितना, 20,000। तो अगर मतलब मदर 20,000 से ज्यादा दे रही है तो वो उसको एज ए क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस में उसको डिपेंडेंट क्लेम कर सकती है, और मतलब वो स्टेटस ले सकती है, उनका कहने का ये मतलब। तो ये जो 20,000 से तो ज्यादा कर रही है, इक्वल या 20,000 से ज्यादा, तो यही तभी मैंने तुम्हें ये चीज बताया। तो मतलब अब जब हम पढ़ेंगे ना कि कोई तुम कॉस्ट मेंटेन कर रहे हो घर की, या एक बच्चे को सपोर्ट कर रहे हो, तो उनका मतलब ये है कि टोटल से वो कंपेयर कर रहे हैं कि इससे ज्यादा अगर तुम कर रहे हो। अगर मदर का मैं बोलता कि मदर 25,000 कर रही होती है, उससे ज्यादा कर रही होती है, पर उससे ज्यादा इनको प्लस करके डिवाइड बाई 2 करके ज्यादा आता, तो मतलब वो क्लेम कर सकती है क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस का स्टेटस रहती है। ये इसका एक्चुअल मतलब है लॉ की लैंग्वेज में। क्योंकि आगे जब डिपेंडेंट और क्वालिफाइंग सर्वाइवर्स होंगे वहां पे कंफ्यूजन होगा। अभी तो मैं सीधा पढ़ के तुम्हें बता सकता हूँ कि ये चीज लिखी है 50% से ज्यादा करना है या कुछ ऐसा, क्योंकि तुम्हें आगे यही सेम चीज लिखी। तो वो कह रही है कि घर चलाने का खर्चा फॉर द ईयर एंड होम वाज द मेन रेजिडेंट ऑफ क्वालिफाइंग चाइल्ड टू पेड द मोर देन हाफ ऑफ द कॉस्ट। तो मोर देन हाफ का मतलब यही है कि 50% से ज्यादा। देन उसके बाद द डिपेंडेंट मस्ट बी स्पाउस चाइल्ड, बायोलॉजिकल स्टेप अडॉप्टेड, नॉट अ फॉस्टर चाइल्ड। तो उसका अपना बच्चा होना चाहिए भाई, जिसको वो क्लेम क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस की कैटेगरी में डाल रही है, जिसको क्वालिफाइंग चाइल्ड बोल रहे हैं। बायोलॉजिकल होना चाहिए, स्टेप भी हो सकता है, अडॉप्टेड भी हो सकता है, इस ये तो सबको पता होगा क्या चीज है, बट फोस्टर नहीं होना चाहिए। अब फोस्टर क्या होता है कि फोस्टर चाइल्ड क्या होता है कि कभी कभी ना कुछ चीजों के लिए गवर्नमेंट कहती है कि आप इस पर्टिकुलर चाइल्ड की टेक केयर कर लो टेम्परेरी बेसिस पे। ठीक है, क्योंकि अभी इसके ना पेरेंट्स नहीं मिल रहे हैं या गुम हो गए हैं, या पेरेंट्स फाइनेंशियली इतने कैपेबल नहीं है कि ये इस छोटे से क्यूट से बच्चे की केयर कर पाए। बट हम आपको टेम्परेरी बेसिस पे ले रहे हैं, और गवर्नमेंट कहती है जब तक हम कोई सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट क्या कह रही है, हम जब तक कोई सॉल्यूशन निकालते नहीं है तब तक आप इसको रखो, और जब सॉल्यूशन निकलेगा तो हमें दे देना है वापस, ये आपका फोस्टर चाइल्ड। तो इस तरह के बच्चे को नहीं, यहां से क्वेश्चन बनना ही बनना है पेपर में फोस्टर चाइल्ड से, यहीं से वो बना लेते हैं, एक्सेप्शन में आ जाएगा। तो ये चीजें ध्यान से पढ़नी है। ठीक है, तो हेड ऑफ द हाउस होल्ड जैसे मैंने बोला, उसको मैं अगले क्लास में दूंगा, तो ये रैपअप हो जाएगा आपके पहले 2 यूनिट्स जो कि बहुत लंबे थे हमारे। हेड ऑफ द हाउस होल्ड में आई विल टेक सम टाइम, इसको इन डिटेल समझेंगे और फिर रैपअप कर लेंगे।